हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं मैटर, सब्सटेंस, पदार्थ या द्रव की। काफ़ी दिनों से हम लोग बायो के ही टॉपिक कर रहे थे। आज हम फिजिक्स का ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। भाई आइए देखते हैं कि मैटर, सब्सटेंस या पदार्थ होता क्या है। जब भी बात चलती है तो आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं उसमें अपना खुद का एक मास होता है, द्रव्यमान होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये पदार्थ है। मैटर है, सॉरी। इसी प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, जो कहीं पर रखा हुआ है, तो वो अपना एक जगह घेरता है, स्थान घेरता है। जैसे आप देख सकते हो कि कैसे हवा गुब्बारे के भीतर अपना एक स्थान घेरता है। ठीक। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अगर उसके पास मास है तो डेफिनेटली जिस सरफेस पर रखा है वो उसके ऊपर क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा। जैसे कि गुब्बारा में हवा या पानी भरने पर वो उसमें प्रेशर क्रिएट करता है और उससे वो ब्लास्ट हो जाता है। अब देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा हुआ हो तो डेफिनेटली वो वहाँ पर दूसरे ऑब्जेक्ट को आने नहीं देता, उसको बोलते हैं अवरोध, हर्डल, है ना। तो कोई भी पदार्थ जो होता है वो क्या करता है, अवरोध पैदा करता है, यानी कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को जगह नहीं देता, उससे इनर्ट रहने का प्रयास करता है, जड़ रहने का प्रयास करता है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, इनर्सिया। ठीक। तो पदार्थ में इनर्सिया का भी प्रॉपर्टी रहेगा और वो दूसरों के लिए हर्डल क्रिएट करेगा। साथ ही साथ हम किसी भी पदार्थ को अपने सेंस ऑर्गन से सेंस कर सकते हैं, जैसे टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो भाई कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास है, जिसमें खुद का द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जिसमें है ना दबाव उत्पन्न होता हो, या दूसरों के लिए अवरोध पैदा करे, जो इनर्ट हो, जड़ हो, ठीक है, और अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने के साथ साथ हमारे सेंस ऑर्गन से सेंस किया जा सके, ये सभी क्या कहलाते हैं, है ना, पदार्थ, सब्सटेंस, द्रव्य या मैटर। भाई अब देखिए जरा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, जो अपने आसपास देखते हो, उसमें ये है ना, जो कि जितना 3D में स्पेस कैप्चर करता है उसको हम बोलते हैं, है ना, उसका वॉल्यूम। और उस वॉल्यूम में जितने भी पदार्थ की क्वांटिटी होती है वो कहलाता है उसका मास। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आगे, इसलिए हम लोग इसको अभी से देख ले रहे हैं। देखिए आपके पास ये सारे एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी एग्जाम्पल जो होते हैं, है ना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं, ये किसके एग्जाम उदाहरण हैं, आपके द्रव पदार्थ या मैटर के। जबकि आपको रेड कलर में ये सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, ये सभी के सभी जो हैं किसके उदाहरण हो जाएंगे, पदार्थ के उदाहरण नहीं है ये सब। ठीक है। चलिए, पदार्थ की जो है अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं आप सबको शुरू से पता है। लेकिन एग्जामिनर जब भी स्पेसिफाई करके पूछेगा कि चौथी अवस्था क्या है, तो आप सीधा आंसर कीजिएगा प्लाज्मा स्टेट, और पांचवी क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। कभी भी कितने स्टेट हैं तो आप डायरेक्ट आंसर मत करना कि 5 अवस्था होती है, गलत जवाब रहेगा, 3 ही जवाब दीजिए। आइए, इस सॉलिड, लिक्विड और गैस में हम लोग अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। जैसे कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शनल फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शनल फोर्स, जिसको हम लोग हिंदी में अंतरा अणु आकर्षण बल भी बोलते हैं, इसका डेंसिटी, वॉल्यूम और शेप के आधार पर। देखिए, जब सॉलिड की बात चले तो उसमें अट्रैक्शनल फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, जबकि गैस में बहुत कम। इसी के बेसिस पे हम लोग डेंसिटी को देख सकते हैं कि जहाँ मॉलिक्यूल पास पास है वहाँ डेंसिटी हाई, और जहाँ दूर दूर है वहाँ वो लो होता है। यानी सॉलिड से गैस की ओर अगर हम लोग मूव करेंगे तो डेंसिटी घटती है। ठीक। वॉल्यूम की बात करते हैं भाई। सॉलिड ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो उसका वॉल्यूम निश्चित होता है, बदलता नहीं है। इसी तरह से लिक्विड का भी वॉल्यूम निश्चित रहता है, बदलता नहीं है। लेकिन गैस का वॉल्यूम इन्वायरमेंट चेंज होते ही बदलते हुए आपको दिखाई देगा। आकृति की बात करें तो सॉलिड का डिफाइन होता है, लेकिन लिक्विड को जिस बर्तन में डालोगे वैसे ही उसका शेप बदलता है, यानी इनडेफिनिट, अनिश्चित होता है, और गैस का भी इनडेफिनिट होता है। तो आप लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैस को इस अलग अलग प्रॉपर्टी के बेसिस पे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया, अंतर स्पष्ट किया। चलिए अब हम देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के ऐसे कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ है जो हमको फिजिक्स में पढ़ने हैं। तो सॉलिड का हमको डिफॉर्मिंग और इलास्टिसिटी, विरूपण और प्रत्यास्थता, इसी तरह से लिक्विड के, है ना, जो फ्लूइड होते हैं उसमें लिक्विड गैस दोनों आ जाता है, लेकिन लिक्विड के हम लोगों को प्रेशर का पढ़ना है, फ्लोटेशन पढ़ना है, सरफेस टेंशन पढ़ना है, कैपिलैरिटी और विस्कोसिटी देखना है। और इसी में प्रेशर का ही एक पार्ट जो गैस में हमको देखना है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक। चलिए शुरू करते हैं। भाई यहाँ पर आपका जो है सॉलिड की दोनों प्रॉपर्टी, यानी कि डिफॉर्मिंग और इलास्टिसिटी के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं भाई कि डिफॉर्मिंग होता क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप जो है बदल जाता है। तो जिस फोर्स को लगाने के कारण उसका शेप बदलता है उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स या विरूपणकारी बल। ठीक है। आप देख सकते हो इस इमेज में कैसे
हाँ, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग प्रेशर जब दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका शेप जो है बदल जा रहा है ना भाई। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से चीज़ों के शेप में परिवर्तन जो होता है उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप बदल सकता है। कोई धातु है उससे केबल बना सकते हैं, और कोई केबल है उसका हम लोग लेंथ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो डिफॉर्मिंग से हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सटर्नल फोर्स लगाने से, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से उसका शेप बदलता है, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट भीतर से ये प्रयास करता है कि वो अपने शेप को पुराने स्टेट में ले आए, और ये जो होता है कहलाता है रीस्टोरिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स हम बाहर से लगाते हैं, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट खुद से अंदर से लगाता है अपने पुराने स्टेट को लाने के लिए। और किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने पुराने स्टेट में आने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता के नाम से हम जानते हैं। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है। भाई आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस हम बाहर से नहीं होते, स्ट्रेस हम अंदर से लेते हैं, खुद से है ना। तो ये है, यहाँ पर फिजिक्स में भी इस चीज़ों को समझते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसके यूनिट एरिया में यदि हम कोई बाहर से फोर्स लगाएंगे तो ये उस फोर्स को अपोज करेगा। तो जो अपोज है, विरोध है, अंदर से जो इसको विरोध कर रहा है उस फोर्स का, वही कहलाता है स्ट्रेस। तो यूनिट एरिया में लगाया गया जो प्रत्यानयन बल है ऑब्जेक्ट के थ्रू, यही कहलाता है क्या, स्ट्रेस। अब देखिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, बल का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस प्रतिबल को याद रखना, आगे अभी अभी को पढ़ना है। और देखिए देखिए जब प्रतिबल की बात होती है तो इसका हमको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है खासकर रेलवे, उसमें इसका विमीय सूत्र पूछा जाता है। तो देखिए भाई जो बल है उसका मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। अब हमको पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंजेस। तो हम लोग एक्सेलरेशन को और कैसे लिख सकते हैं, है ना, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और लेंथ को और विड्थ को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इसी प्रकार से वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन है ना, डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। तो इसको हम लोग फिर से कैसे लिख सकते हैं, मीटर है ना, सॉरी मास का m इंटू डी इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, और लेंथ इंटू विड्थ। अब देखिए भाई यहाँ पर m जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये है मास, इसका यूनिट क्या होता है किलोग्राम, जबकि डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। ठीक, अब ये जो टाइम आपको दिखाई दे रहा है, टाइम स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर यूनिट के हिसाब से। लेंथ और विड्थ का हो जाएगा मीटर। अब इन सब में आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों के मीटर हो जाएंगे एक एक कैंसल, और इस प्रकार से हमारा यूनिट हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ये इसका हो गया यूनिट। अब इसका विमीय सूत्र किलोग्राम का है ना, क्या हो जाएगा आपका मास m, है ना, जो आपका मीटर लेंथ दिखाई दे रहा है ये नीचे है इसलिए -1, और s टाइम आपको दिखाई दे रहा है ये आपका पावर में 2 दी, है ना, पावर का -2। तो ये आपका हो जाएगा विमीय सूत्र किसका, स्ट्रेस का। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं भाई, एक और कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रेन, विकृति। आप देख सकते हो यहाँ पर मेटल का एक केबल दिखाई दे रहा है, हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसका लेंथ बढ़ा सकते हैं, यही है इसका स्ट्रेन विकृति, है ना। इसमें कितना हम चेंजेस लाए, तो भाई स्ट्रेन या विकृति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जितना भी लेंथ में चेंज हुआ वो डिवाइडेड बाय उसका एक्चुअल लेंथ। अब देखिए यहाँ पर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर है लंबाई मीटर डिवाइडेड नीचे है लंबाई, दोनों कैंसल, यानी कि स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है ना, यूनिट लेस है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए और आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए हुक भाई साहब क्या बोलते हैं, दोनों नियमों को आप देख चुके हो, दोनों नियम क्या है, एक प्रतिबल और एक आपका विकृति, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तो लगेगा हमारा एक कांस्टेंट ई। ये कांस्टेंट जो होता है ये होता है प्रत्यास्थता गुणांक, मॉड्यूलस इलास्टिसिटी। ये इसको भी यंग को हटा देंगे, ठीक है। तो मॉड्यूलस इलास्टिसिटी इसको याद रखेंगे। इसका अगर हम लोग ई इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस इलास्टिसिटी, ये भी पूछा गया क्वेश्चन।
तो प्रतिबल का आपको पता है यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन का जो यूनिट होता है कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपका मॉड्यूलस इलास्टिसिटी का भी जो विमीय सूत्र है वो भी सेम टू सेम होता है जो कि स्ट्रेस का होता है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। तो आप इतना पढ़िए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आपको कोई भी शंका समस्या हो तो आप नीचे दिए गए मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। कोई और जानकारी चाहिए तो भी हमको आप उसमें बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।